आज हिंदी साहित्य में सुनिए चर्चित एवं सशक्त युवा लेखिका विजयश्री तन्वीर की लिखी हुई कहानी समंदर से लौटती नदी। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कहते हैं काले जादू की कोई काट नहीं, जो इसकी जद में आया समझो गया। और उस पर जादू अगर किसी जादूगरनी का हो तो किसी ढब निजात नहीं। मन किसी पगलाहट में मलंग हुआ फिरे। हम जहाँ हैं वहाँ हैं कि नहीं, आठों पहर कुछ ऐसी नामालूम कैफियत और बदहवासी कचोटती रहे। इन दिनों यही कैफियत सुकेश प्रधान के सारे वजूद पर तारी थी। एक काला जादू उन्हें अल सुबह ही बालकनी में खींच लाता। वे अखबार सामने पसारे मंत्र बिद्ध से खड़े रहते, जबकि उनका मन कबूतर बन 5वें माले की खिड़की पर दाने चुगता। सम्मोहन की गिरफ्त ऐसी कि छूटती ही न थी। जादूगरनी लगभग रोज ही रियाज करती थी। उसकी आवाज़ में वही खनक थी जो प्रायः बंगाली लड़कियों की आवाज़ में हुआ करती है। बालकनी की मुंडेर पर कोहनियाँ टिकाए सुकेश उसके सुरों के तिलिस्म में खोए ही थे कि रेणु ने गर्म चाय का प्याला उनकी बाह से सटा दिया। वे चौंक पड़े थे। कितनी सधी हुई आवाज़ है, जी होता है बस सुनते जाओ। रेणु हंसी। ब्लैक मैजिक लगता है चल गया तुम पर भी। मुझ पर भी मतलब? तुम जैसे जाने और कितने होंगे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? उन्हें इस चुहल में कदाचित मज़ा आ रहा था। वो चीज़ ही ऐसी है। हाँ सचमुच, मगर चीज़ तो ना कहो। उन्होंने सीने पर बाई और हाथ मारकर एक नाटकीय आह भरी और जोर से हंस पड़े। रेणु ने पौधों को पानी देते हुए मुंह बिचकाकर ढेर सी बूंदें उन पर उछाल दी और झूठ मूठ की चिढ़न से कहा, बेकार है, वो भला तुम्हें घास डालेगी? मत डालने दो, वैसे भी मुझे घास नहीं मांस पसंद है। उन्होंने उसे करीब खींचकर उसकी अनावृत पीठ पर शरारत से अपने दांत गड़ा दिए। झेपी सी रेणु ने ढलक आए पल्लू को संभालते हुए इधर उधर झांका और नकली धिक्कार भेजी। कुछ शर्म करो, 40 पार हो। और उनकी बाहों के घेरे से मुक्त होकर वो उबलते दूध के निमित्त रसोई में दौड़ गई। सुकेश हंसते हुए वहीं से चिल्लाए, 40 पार हूँ तो क्या, दिल पर कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ती और उम्र के साथ शर्म बढ़ती नहीं घटती है, समझी? रेणु एक सुघड़ पत्नी थी, उनके बच्चों की स्नेही माँ, समर्पित और संतुष्ट। किंतु सुकेश, उनकी बात और थी। वे आखिर कलाकार थे, अक्सर अधीर या गंभीर, संजीदा या रंजीदा। उनके मन को जाने क्या क्या छूता था और उनकी संवेदना कुछ नया पकड़ लेने को हमेशा चौकन्नी रहती थी। इस दुनिया से बिल्कुल ही अलहदा उनकी एक और दुनिया थी। उनके रंग, एजल और कैनवास, जो उन्हें औरों से पृथक करते थे, और शायद यही वो अवयव थे जो असल में उन्हें औरों से जोड़े भी रखते थे। मगर यहाँ बात रेणु या सुकेश की नहीं, एक काले जादू की है। और जादूगरनी उनके ठीक नीचे 5वें माले पर रहती थी, जो महज महीना भर पहले ही अचानक उनकी दुनिया में दाखिल हुई थी। वो जून के आखिरी सप्ताह की कोई अलस दोपहर थी। साहित्य कला परिषद की लंबी आर्ट गैलरी में बड़ी नफासत से सजा था उनका 7th हेवन। एग्जीबिशन का आखिरी दिन था। उस ऊँघती दोपहर में 22-24 की वो युवती बड़ी गहराई से उनकी कला के मंतव्य को टटोल रही थी। उन्हें अचरज हुआ था, इस उम्र की लड़कियां कला दीर्घाओं में कम ही नजर आती हैं। वो आकर्षक थी, बल्कि बेहद आकर्षक। चुस्त जीन्स, चिपका हुआ टॉप और कंधे पर लापरवाही से झूलता स्नेक लेदर का झोला नुमा बैग। अपनी रुचि और चयन की इस तंग पोशाक में उसकी देह के कटाव और अधिक मुखर हो उठे थे। उसके बाल कमर तक थे, सीधे और स्निग्ध, जिन्हें बीच बीच में वो व्यस्त भाव से जूड़े की शक्ल में लपेट लेती थी। उसकी गहरी काली आंखें भीड़ भरे गलियारे में घूम फिरकर उनकी आंखों से टकराई और उसने एक बेहद मोहक मुस्कान उनकी तरफ उछाल दी, जिसे तत्परता से लपक कर वे उसके पास जा खड़े हुए थे, ठीक वहाँ जहाँ दीवार पर एक उभरे पेट वाली जर्जर औरत की तस्वीर थी। 3 फटे हाल लड़कियों को लिए बूढ़े पीपल पर धागे बांधकर मन्नत मांगती एक अधेड़ औरत। उस आकर्षक लड़की ने टिप से उस तस्वीर पर अपनी उंगली रख दी। यहाँ क्या दिखाई देता है? उसकी आंखों में उलझन थी। औरत होने की गरिमा या पश्चाताप? यहाँ सिर्फ उम्मीद है।
वे सरलता से मुस्कराए। मेरे स्वर्ग की पहली सीढ़ी। अच्छा, वो हंस पड़ी। उसने तपाक से कहा, वाकई बड़ा ही सुंदर है आपका स्वर्ग। फिर समूचे गलियारे पर एक सरसरी नज़र डालकर बड़ी शौखी से कंधे उचकाकर वो फुसफुसाई, मगर यहाँ बस औरतें ही रहती हैं। इस शौक तंज को उन्होंने तुरंत ही पकड़ लिया। औरतों के बिना कहीं कोई स्वर्ग होता होगा? वे उसकी आंखों में झांक कर मुस्कुराने लगे तो उसकी बेजोड़ बादामी आंखें कुछ और गहरी हो गईं। उसकी आंखों में उनके लिए सम्मान और आभार था। वो उनके आभामंडल के घेरे में थी। आप कलाकार हम औरतों को कितना खास बना देते हैं। शायद, लेकिन आप सचमुच खास हैं। शुक्रिया, उसने थोड़ा शर्मा कर थोड़ी नज़ाकत से कहा। उसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। वो खुश लग रही थी। फिर कला पर चर्चा करते हुए वे साथ साथ गैलरी में टहलते रहे। यूँ इस चर्चा का कोई औचित्य नहीं था। उसे कला की ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन उसका रुझान गौरतलब था। एक औपचारिक मुलाकात आत्मीय होने ही लगी थी कि चंद्र पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। वो किनारे खड़ी कुछ देर चुपचाप उन्हें देखती रही और अंततः विजिटर्स डायरी पर झुक गई। मोती जैसे साफ सुंदर 4 शब्द, मोर देन एन आर्टिस्ट, शेफाली। शेफाली मजूमदार, बकौल रेणु ब्लैक मैजिक। उसे लेकर वो हमेशा संदेहों की गठरी बांधे रखती थी कि क्यों वो आधी रात तक गायब रहती है, क्यों तमाम रात उसकी बत्तियां जला करती हैं, क्यों कभी उसका अखबार दोपहर तक दहलीज पर धूल फांकता है, क्यों कभी मुंह अंधेरे ही वो सुर छेड़ देती है और क्यों घंटी बजा बजा कर परेशान दूधिया और कांताबाई बड़बड़ाते लौट जाते हैं। बड़ी अजीब है, जाने क्या करती है। रेणु के शब्दों में उसके लिए जिज्ञासा की तीक्ष्ण गंध होती। जल्द ही बगल से गुजरते हुए एक गूढ़ मुस्कान के साथ एक रोज उसने ये भेद भी खोल दिया। ये बात अलग थी कि इस खुलासे के साथ भेद और गहरा गया था। उलझाना शायद उसका मनपसंद शगल था। आप बस यूं समझिए कि मैं ख्वाब बेचती हूँ। सिर्फ इतना कहकर उन्हें एलिवेटर तक छोड़ वो चटपट सीढ़ियाँ चढ़ गई थी और सुकेश उसकी देह की चपलता को ताकते रह गए थे। हालांकि बाद में उसने बताया था कि वो एक विज्ञापन एजेंसी के लिए एड जिंगल गाने और स्लोगन लिखने का काम करती है। 5वें माले का ये फ्लैट वास्तव में रिटायर्ड कर्नल मजूमदार का था। उन्हें दिलवालों का शहर जाने क्यों रास न आया, सो साल 2 साल में ही मजूमदार दंपत्ति कोलकाता वापस लौट गए और फिर उनके लिए दिल्ली दूर हो गई। चाहे जो हुआ हो, वीरान पड़ा 5वां माला एकाएक गुलजार हो उठा था और बेहद अप्रत्याशित ढंग से एक रोज 6ठा माला भी। एक शाम श्रांत क्लांत सुकेश घर लौटे तो दंग रह गए। कमरे की कोई चीज़ अपनी जगह पर न थी। तकिए, गाँव तकिए और कुशन यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। शेफाली घर भर में हिरनी सी दौड़ती फिर रही थी। पीछे पीछे नन्हे शावक से उसे पकड़ने को उतावले तरु और देव। सोफे पर बैठी रेणु हंसते हंसते दोहरी हुई जा रही थी। वे भौचक खड़े रह गए। इतने में शेफाली ने एक छलांग भरी और देव को दबोच लिया। ये पकड़ लिया, अब भागो, कहाँ भागोगे। देव की मासूम खिलखिलाहटों से घर झूम रहा था। उन्हें देखकर शेफाली ठिठक कर सकुचाई सी एक तरफ को खड़ी हो गई। उसकी बेतरतीब सांसों के साथ गतिमान सीने के उतार चढ़ाव और पसीने से लथपथ चेहरे को देखते रह गए। शेफाली आंखें झुकाए पहले तो कुछ देर पाँव के अंगूठे से फर्श को रेतती रही, जैसे कि उसे सूझ न रहा हो कि वो क्या करे। फिर एक एक चीज़ को जगह पर रखने लगी। देखिए तो कर्नल साहब की फॉर्मेलिटी। रेणु ने मेज की तरफ इशारा करके शिकवा सा किया और एक कागज का पुर्जा उन्हें थमा दिया। मेज पर कई तरह के सामानों का ढेर लगा था। नीली गुलाबी तांत की साड़ी, हल्के रंग के बंगाली कुर्ते, संदेश के डिब्बे। मजूमदार ने 2 पंक्तियों की चिट्ठी में शेफाली का ध्यान रखने का आग्रह किया था कि इस अनजान शहर में उसका अपना कोई नहीं। मोती जैसे साफ सुंदर शब्द। वे चौंक गए। यह लिखावट मजूमदार साहब की हरगिज नहीं थी। ये जाने कैसा संकेत था। शेफाली ये सब क्यों कर रही थी। अच्छा, मैं जाती हूँ, आप लोग आइएगा। उन्हें कशमकश में छोड़कर वो लौट गई। वे दरवाजे को देखते रहे जिससे होकर वो गई थी। अच्छी लड़की है, नहीं? बड़ी उदारता से रेणु ने अपनी राय बदल दी थी और अब
उस पर उनकी रजामंदी की मोहर चाह रही थी। वे मुस्कुरा कर रह गए। साड़ी का पल्लू छाती पर फैलाकर खुद पर रीझ रही थी। ये मुझ पर कैसी लग रही है? वे अनमयस्क से, तुम पर सब जचता है। दो टूक दायित्व निभाकर चाय के साथ घूंट घूंट शेफाली की उपस्थिति के रोमांच को पी रहे थे, मानो वो अभी तक वहीं हो, दौड़ती, खिलखिलाती, सकुचाती और उन्हें लगातार घूरती हुई एक जादुई लड़की। जादू सिर चढ़ रहा था। सुकेश बदल रहे थे। सामान्यतः देर तक सोने वाले सुकेश अपनी सुबह बालकनी में गुजारने लगे थे। बेमतलबी सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने लगे थे। एलिवेटर उन्हें एकदम ही फालतू की चीज़ लगने लगी थी। उनकी नज़र चोर हो गई थी। कुछ नहीं तो उससे रूबरू होने को अखबार का ही बहाना सही। उसका घर भी उसकी तरह ही मायावी सा था, पुराने कायदे के फर्नीचर और एंटीक से सजा हुआ। ड्राइंग रूम के सामने की दीवार का एक बड़ा सा हिस्सा म्यूरल आर्ट ने घेर रखा था। अगरू की महक से हर कोना सराबोर था। वो शायद संध्या वदन करके उठी थी। कई बार उसके साथ उसकी उम्र की एक लड़की हुआ करती थी, मगर उस समय वो नहीं थी। सुकेश ने इधर उधर झांक कर पूछा, तुम यहाँ अकेली रहती हो ना? नहीं तो। हैरान करना उसकी आदत थी और उसकी अदाओं पर हैरान हो जाना उनकी आदत। आप जो 24 घंटे साथ रहते हैं। ऐसी चुहल करते हुए अक्सर हंसी उसके होठों से उठकर आंखों तक फैल जाती थी। देखिए ना, उसने मिनट भर में पिछले महीने भर के अखबारों की कतरनें मेज पर बिछा दी थी। वे उसके आभारी हो उठे। ऐसा चाव रेणु को भी है भला। आप चाय लेंगे या कुछ और? उसने हंसकर दीवार घड़ी पर नज़र डालकर कहा। आपका वक्त हो गया है, वैसे रोज़ पीना अच्छा नहीं। वे फिर हैरान हुए थे कि वो उनके रोज़ पीने की बात कैसे जानती है। चाय का प्याला थामते समय उसकी उंगलियों से छू जाने की नाजायज सिहरन से वे देर तक थरथराते रहे थे। उस रात एक विचित्र ऊर्जा ने उन्हें आंदोलित रखा, जैसे उनके भीतर टेस्टोस्टेरॉन का स्तर एकाएक ही बढ़ गया हो। रात गुजरने को न आती थी। तमाम रात वे करवटें बदलते रहे। छाती पर औंधी पड़ी रही खुशवंत सिंह की औरतें और सामने इतराती रही शेफाली। मैं ख्वाब बेचती हूँ। उन्हें लगा कि वो सचमुच ही कोई जादू जानती है। शेफाली चंद दिनों में ही प्रधान परिवार का एक अभिन्न अंग बन गई थी, अपरिहार्य और अनिवार्य। उसके होने से रेणु को बड़ी सहूलियत हो गई थी। तरु का होमवर्क भी मैं करा दूंगी, या आप बैठिए, आज चाय मैं बनाती हूँ। और देव के लिए तो वो स्नो वाइट या रेपुंजेल जैसी परी कथाओं की कोई नायिका थी। उसका बैग था या किसी जादूगरनी का पिटारा। उसमें उनके आकर्षण की ढेरों चीज़ें रहा करती थीं। टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, गुब्बारे, सीटियाँ, सुपरमैन के स्टिकर और जाने कितना कुछ। देव को जो खाना खिलाने को रेणु घंटों झींकती थी, उसे वो जाने क्या क्या किस्से कहकर मिनटों में खिला देती थी। कई बार वे घर में दाखिल होते और दरवाज़ा खोलती शेफाली। उसकी आमद उन्हें अजीब सा सुकून देती। रसोई में रेणु खाना बनाती होती और परोसती थी शेफाली, वो भी इस अदा से कि गोया खाना नहीं, एक भूख परोस रही हो। कितना भी खाएं तो भी भूखे ही रहें। उनके जैसे हर एक मर्द की ज़िंदगी में शेफालियाँ हादसों की तरह आती हैं, जैसे कोई जलजला या सुनामी, और सिरे से सब कुछ उथल पुथल कर जाती हैं। अपने पीछे छोड़ जाती हैं तबाही और पछतावे। किचन से बेडरूम तक उनके घर में बेधड़क विचरण किया करती थी वो दिलकश जादूगरनी। उसके कोई दायरे न थे, उस पर किसी को कोई आपत्ति न थी। वो उनकी निजी दराज से निकाल कर उनके परफ्यूम को खुद पर ढेर सा छिड़क लेती, फिर उसकी खुशबू को अपने नथनों से पकड़ कर भीतर खींच ले जाती और होठों को सिकोड़ कर कहती, पॉइजन। अब आप सारा दिन आसपास रहेंगे। वे बस उसकी बातों पर हल्का सा मुस्कुराते भर। कितनी नादान है शेफाली। उसे महसूस करने के लिए उन्हें किसी नकली वजह की ज़रूरत नहीं। वे आंखें मूंद कर जब चाहें उसे अपने आगोश में समेट लेते हैं। शेफाली बिंदास उनके रंगों और कूचियों से छेड़छाड़ करती थी। उनके इस निजी कक्ष में किसी बाहरी को आने की मनाही थी, मगर वो बिंदास भीतर घुसती और कूचियाँ हाथ में लेकर उनके गले पड़ जाती। ये हुनर मुझे भी सिखाइए, वे हंसकर कहते। ज़रूर सिखा दूंगा, मगर मेरी फीस? कहकर तो देखिए। वो एक अजीब बौराएपन से उन्हें जकड़ लेती। ये पूरी की पूरी शेफाली आपकी।
ऐसा स्पष्ट इजहार। पता नहीं ये अभद्र दुस्साहसी लड़की उन्हें इतनी अच्छी क्यों लगती है। हमेशा मर्यादाओं में रहने वाले सुकेश अपनी इस कमजोरी पर हैरत करते। वे कोशिश किया करते थे कि शेफाली से अकेले में सामना ना हो। शेफाली वक्त बेवक्त बेखटके यूनिवर्सिटी चली आती थी। स्टाफ रूम में उसका यूं चले आना उन्हें बेचैन करता था। वो इस बात को जानती थी। तुम यहाँ क्यों चली आई? आप मेरे साथ अनईजी फील करते हैं ना? अपनी सामर्थ्य को बटोर कर और स्नायुओं को तान कर उन्होंने बड़ी कठिनता से कहा, हाँ। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे बहुत छोटी हो। अच्छा, तो आपको मेरी उम्र पर ऐतराज़ है? उन्हें समझ ना आता कि क्या कहें कि शेफाली कोई सवाल ना करे। वो निहायत ही गंभीरता से बोली, आपको इस पर ऐतराज़ नहीं, घमंड करना चाहिए। वैसे भी उम्र कोई मसला नहीं। मैं सब जानती हूँ, जितना आपकी उम्र की कोई औरत जानती है। वे पिघलने लगे थे। क्या जानती हो? यही कि आपको क्या चाहिए। क्या चाहिए मुझे, ये तो मैं ही नहीं जानता। उनकी आवाज़ दरकने लगी थी। आपको शेफाली चाहिए। उस समय विचलित हो उठे थे सुकेश। उनकी ज़रूरत को कोई दूसरा इतने दावे से बयां कर रहा है। और शेफाली को क्या चाहिए? उन्होंने कहा, प्यार को प्यार ही चाहिए होता है। सचमुच उन्हें शेफाली चाहिए थी, उनके कैनवास को, उनके कलाकार मन को, उनके अंदर के चिर अतृप्त पुरुष को। और कमोबेश शेफाली का भी तो यही हाल था। उसके भीतर कहीं गहरे बैठ चुके थे सुकेश। क्या करती शेफाली? वे थे ही ऐसे, 6 फुट लंबे, गोरे चिट्टे, ठुड्डी पर गड्ढा और उनका बड़ा सा आभा मंडल। वे एक बुलंद रुतबा रखते थे। कला जगत में उनकी धूम थी। हजारों मुरीद थे। अखबार, टीवी और पत्रिकाएं उन्हें खूब पहचानते थे। अपनी पूंची और रंगों से किसी को भी जीवंत कर देने का माद्दा रखते थे सुकेश। किंतु कोई भय उन्हें शेफाली को अपने कैनवास पर उकेरने से रोकता था। कभी कभी हद जो कर देती थी वो पागल लड़की। उन्हें घूरती तो बस घूरती ही जाती। रेणु के सामने ही देव पर ताबड़तोड़ चुंबनों की झड़ी लगा देती। कितना क्यूट है, बिल्कुल आप पर गया है। और उसे यूं कसकर जकड़ती कि वो कसमसाने लगता। बड़ी कुशलता से कभी उनका टूथब्रश, कभी रुमाल जेब में सरका कर चलती बनती। इस पागलपन से डरने लगे थे सुकेश कि कहीं उसकी मंशाओं को रेणु भाप गई तो क्या कह देना आप मुझसे प्यार करते हैं। वो ढीठता से उन पर झुकाई थी। पागल हुई हो? वो झुंझला गए थे। क्षण भर को उसका चेहरा मलिन हो उठा। क्यों नहीं करते? उनके अंदर बहुत सारा कुछ एक साथ टूट गया था। कैसे कहें उसे कि वो उसके साथ चल तो सकते हैं पर कहीं पहुंच नहीं सकते। तरु उसे दी कहती थी। वे सिकुड़ जाते थे। किंतु शेफाली किस मिट्टी से बनी थी वो किसी वर्जना को नहीं मानती थी। उसके जन्मदिन पर बुद्धा गार्डन के झुरमुटों में एक नई शेफाली से मिले थे सुकेश। जीन्स टॉप और सलवार कमीज पहनने वाली शेफाली से बिल्कुल जुदा। शिफॉन की नीली साड़ी के फिसलते पल्लू को संभालती सिमटी सी शेफाली चुपचाप अपने बेहतरीन संवरे हुए नाखून से नेल पॉलिश खुरचती रही। जैसे इस लिबास ने उसके व्यक्तित्व को ही नहीं, किरदार को भी बदल दिया हो। अपने जन्मदिन पर अपने मन का तोहफा पाकर वो उत्साहित थी। उनकी बनाई अपनी तस्वीर में उलझती हुई वो पूछ रही थी, इसमें मैं कहाँ हूँ? शुष्क रेगिस्तान में झलझल बहती एक नदी। यही तो हो तुम, उन्होंने कहा। ये मैं हूँ? अभिभूत हो उठी थी शेफाली। इसीलिए तो चाहिए उसे सिरफिरा आदमी। इसीलिए तो पगलाई रहती है वो कि उन जैसा कोई है ही नहीं। उनकी तरह किसी ने उनकी आत्मा को छुआ नहीं। उसे जाने क्या हुआ, घुटनों के बल बैठकर उनके होंठों पर 2 अंगारे से टिका दिए उसने। तब तो आप समंदर हैं। मुलाकातों के सिलसिले चलते रहे। अपने समंदर से नदी मिलती रही, लेकिन कब तक? छिपकर प्रेम करने वाले सुकेशों पर सोइयों संकट हैं। अचानक एक शाम डाइनिंग टेबल पर विस्फोट हुआ। छी, जरा शर्म नहीं की? तुमसे आधी उम्र की है वो। अखबार सामने पटक कर आंखों से आंसू और जबान से जहर उगलती रही रेणु। बदनाम तुम हुए, उसका तो नाम हुआ है। अखबार में छपी उनकी और शेफाली की घनिष्ठता की तस्वीरें उनके नाम का मखौल उड़ा रही थीं। दाम्पत्य में एक शीत युद्ध सा छिड़ गया। उनके बीच बिना संवाद के चूर चूर हुए इस रिश्ते में कुछ भी न बचा हो जैसे।
कितने ही दिन वे थाली में चुप्पी और आक्रोश निगलते रहे। खुद से ही कुंठित और नाराज से थे सुकेश। किसी एक के लिए सारी दुनिया को दांव पर लगा सकें, इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं वे। अपनी सारी कुंठा और रोष के बावजूद सुकेश जानते थे कि रेणु सही है। उन्होंने शेफाली के विरुद्ध नहीं, अपितु अपने ही विरुद्ध एक अहम फैसला लिया। हम और नहीं मिलेंगे। कब तक? शेफाली निर्लज्जता से हंस दी। आपको क्या लगा हमारा स्वागत होगा? वे चुप रहे। आप अपने को बहुत कम महत्व देते हैं। जब हम अपनी निजता को स्वीकारते हैं तब फैसले समझदारी से होते हैं। उनके समग्र वजूद को चुनौती देकर दंदनाती चली गई एक अदना लड़की। वे जितना दृढ़ होते थे उसे निकाल फेंकने को वो उतनी ही और घुलती रही उनमें। शेफाली उनके लिए प्यास भी थी और नदी भी, सुकून भी और बेचैनी भी, कारण भी और निवारण भी। लेकिन अब अपनी किसी बेजा हरकत से एक महान कलाकार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते थे सुकेश। उधर शेफाली भी अड़ी थी। आप रह सकते हैं मेरे बगैर, तो क्या मैं नहीं? शनैः शनैः गाड़ी पटरी पर लौट रही थी। रेणु मुतमईन होने लगी थी। उनके दरमियान का ग्लेशियर पिघलने लगा था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह जादूगरनी का मायाजाल है। जितना सहज है उसमें प्रविष्ट होना, उतना ही दुष्कर है उससे बाहर निकलना। रेणु के बाबूजी की छाती का दर्द अचानक ही उखड़ गया था। सुबकती हुई वो आनन फानन सूटकेस में सामान ठूंस रही थी। साथ ही हिदायतों की फहरिस्त भी थमाई जा रही थी। तरु के स्कूल में एप्लीकेशन भेज देना, पौधों को पानी 2 दिन में, सर्दी से बचना, रोज मत पीना, सिगरेट बिल्कुल नहीं, बस हफ्ते भर की बात है, बाबूजी के ठीक होते ही लौट आऊंगी। अब खाली घर, खाली दिमाग और ब्लैक मैजिक। कैसे बचते सुकेश? दोस्त की नई किताब के जश्न में उन्होंने जमकर पी थी। बमुश्किल खड़े हो पा रहे थे। बहुत दिन के बाद घर पहुंचने को फिर सीढ़ियां चुनी थीं। 5वें माले पर सन्नाटा और अंधेरा पसरा हुआ था। किस हाल होगी शेफाली? अंधेरे में दरवाजे से सटी एक परछाई जरा सी हिली और मोटे पर्दे के पीछे लोप हो गई। तो अब उन्हें यूं छिप छिप कर देखा करती है। प्यार ऐसा जघन्य अपराध तो नहीं? ठिठक कर कुछ देर उसके दरवाजे पर खड़े रहे सुकेश, फिर लड़खड़ा कर आगे बढ़े और लहरा कर धड़ाम से गिर पड़े। शेफाली की घुटी सी चीख उनके कानों से टकराई। कितने ही मकानों की बत्तियां एक साथ जल उठी। न जाने किस वक्त आंख खुली थी। दिमाग चकरघिन्नी की मानिंद नाच रहा था। बुखार से लस्त आंखें और बुरी तरह सूखा हुआ गला। मिचमिची आंखों से उन्होंने टटोल कर देखा। दाईं ओर मेज पर चश्मा, घड़ी, डनहिल की खाली डिब्बी, एस्ट्रे, गिलास और बाईं तरफ उनके बिस्तर पर बिल्कुल निर्वस्त्र निशंक सोती हुई शेफाली। क्रमशः उन्हें सब याद आता गया। वर्मा की पार्टी में बेहिसाब पीना, किसी परिचित का शेफाली और उनके रिश्ते पर किया गया तंज, गाली गलौज, मारपीट, रेड लाइट पर पुलिसिये से हुई झड़प, वो भला आदमी जिसने स्कूटर रोककर कहा था, जाने दीजिए साहब, मैं जानता हूँ शरीफ आदमी है। फिर शेफाली के दरवाजे पर लहरा कर गिरना और पलंग के पास की हुई सड़ांध भरी उल्टी, और फिर कुछ याद नहीं। 2 मन के लोथ को कैसे उनके बिस्तर तक ढोकर लाई होगी शेफाली? किस तरह वो बदबूदार उल्टी साफ की होगी जिससे वो खुद भी गिर ना जाएं? कैसे उनके कपड़े बदले होंगे? कृतज्ञता से वो लबालब हो उठे। लहरों ने किनारे तोड़ दिए। अमर बेल सी लिपट गई शेफाली उनसे। रात भर अपने शयन कक्ष में एक नाजायज रिश्ते का अलाव तापते रहे सुकेश प्रधान। कोई जान गया तो? उनकी कुंद पड़ी चेतना सहसा लौट आई। अंदर बैठा इज्जतदार कुलीन कलाकार भयभीत हो उठा। ऐंठी हुई तमाम पेशियां एक पल में शिथिल पड़ गईं। तुम चली जाओ शेफाली। उनकी आवाज़ में रेरेहाट सी उतर आई। वो उनके अचानक बदले हुए इस किरदार के लिए उपस्थित नहीं थी। मैं नहीं जा सकती, आपको बुखार है। प्लीज़ जाओ यहाँ से और फिर कभी मत आना। याचना की मुद्रा में दोनों हाथ जोड़कर चिल्ला से पड़े थे सुकेश। कैसे दयनीय लग रहे थे वे। स्तब्ध रह गई शेफाली। ये कौन सा रूप है उनका? बाहर से इतना मजबूत दिखने वाला ये शख्स असल में इतना कमज़ोर है। तो आप पछता रहे हैं, है ना? जी किया झंझोर डाले उन्हें। वो इतनी तुच्छ नहीं कि उस रात का इस तरह पश्चाताप करें। कातर कर देने वाली नज़रों से उन्हें देखती चली गई शेफाली, जैसे कह रही हो, मैं घृणा करती हूँ आपसे। उन आंखों का सामना करने की ताप कहाँ थी उनमें?
शेफाली चली गई थी, मगर अब जादू अपने चरम पर था। कई दिनों से घर में गुनहगारों की तरह कैद थे सुकेश। वे सीढ़ियाँ उतरते तो उन्हें लगता कि असंख्य आंखें उनकी पीठ पर चिपकी हुई हैं। सैकड़ों फुसफुसाहटें और कहकहे कानों में भिनभिना रहे हैं। उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं। वे बौरा गए थे जैसे। क्या करें, कहाँ जाएं? सिगरेट फूंकते फूंकते उंगलियां पीली पड़ चुकी थीं। 5वां माला उन्हें भुतहा लगने लगा था। दूध वाला, कांताबाई सबको आने को मना कर दिया था। खाली पड़े थे उनके शापित कैनवास और उनके रंग बदरंग हो गए थे। अजीब हालत थी उनकी। कभी शेफाली को छू लेने का जुनून, कभी पश्चाताप। कभी लगता था किसी अचूक मंत्र से छिन्न भिन्न कर दें उसके सारे सम्मोहन और तंत्र को, भस्म कर डालें उस जादूगरनी को। और कभी इच्छा होती कि सरे शाम उसका हाथ थाम कर बस दौड़ते चले जाएं वहां तक जहां वे सुकेश प्रधान न हों, जहां उन्होंने अपने लिए कोई हद निश्चित न कर रखी हो। उधर अपने ही तिलिस्म में जली जा रही थी शेफाली, अपमान के संताप से खौलती, अपना आपा भूली हुई। रेणु लौटी तो जैसे डूबते को सहारा मिल गया। घर का हाल बेहाल था। गमलों में जूही पिटूनियाँ सूख गए थे। रसोई में झूठे बर्तनों का ढेर लगा था। घर में जगह जगह डनहिल के फिल्टर पड़े थे। सूखी हुई ब्रेड, अंडों के छिलके और शराब की बोतलों से डस्टबिन भरा पड़ा था। और वे खुद कैसे थे? बेतरतीब बाल, कई दिनों के सिलवटों भरे मैले कपड़े, बढ़ी हुई शेव, कितने रोज से जगी हुई आंखें और चेहरे पर पसरी हुई मनहूसियत। हुलिया देखा है अपना? हुआ क्या है? जंगली लग रहे हो। मैं न रहूं तो तुम बस। जाने कब सलीका सीखोगे। लाड़ भरे बनावटी गुस्से से रेणु देर तक डपटती रही उन्हें। यही सुरक्षा चक्र तो है जो किसी भी काले जादू से बचाता है उन्हें। नन्हे बच्चे की तरह रेणु की गोद में दुबक गए थे सुकेश। तुम कभी कहीं मत जाना। देर रात तरु ने कहा था, दी कोलकाता जा रही है। स्टेशन की खचाखच भीड़ से जूझ कर वे किसी तरह उस तक पहुंच सके थे। उस रात के बाद अब देखा था उसे। उफ, कैसी लग रही थी शेफाली। छटपटा उठे सुकेश। सूखे पपड़ाए होंठ, निस्तेज पीला चेहरा और आंखों से नीचे उतर आई गहरी स्याही। कुछ ही दिनों में क्या से क्या हो गई थी शेफाली। किस गुनाह के बदले ये रौरव झेल रही थी वो अचूक जादूगरनी। आप क्यों यहाँ चले आए? जा रही हो? उनके गले में किरकिरा सा कुछ रुंध गया। हाँ, आपको यूं डरा सहमा नहीं देख सकती। वे अपराधी से खड़े थे। इस रिश्ते में तुम्हारे हिस्से कुछ नहीं आएगा। यह आपसे किसने कहा? उस कंठ स्वर में गहरा क्षोभ था या तिक्तता थी शायद। मेरी फिक्र मत कीजिए, अपना हिस्सा मैं ले चुकी हूं। फिर लगा वो रो पड़ेगी। उसने अपना चेहरा घुमा लिया। दिल्ली सियालदह राजधानी रफ्तार पकड़ चुकी थी। समंदर से नदी लौटी जा रही थी। काश वे सुकेश प्रधान नहीं होते तो द्रुत गति से दौड़ जाते उसके पीछे। कितनी ही देर वे खामख्वाह खड़े रहे, लाचार, अतृप्त, हताश। लेकिन एक बात थी, आज उन्हें कोई भय न था कि वे पहचान लिए जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे विजय श्री तनवीर जी की लिखी हुई कहानी समंदर से लौटती नदी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।